दोस्तों आज जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। अब देखो पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके एक नया ग्रुप बना रहे हैं, एक ऐसा रीजनल ब्लॉक जिसमें इंडिया नहीं होगा। जी हाँ, सार्क को साइड में करके कुछ नया ही पकड़ा है। अब सोचो ये तीनों देश साथ में मिल रहे हैं कॉमन गोल के लिए, भारत को काउंटर करना। हाँ, ये बात थोड़ी सीरियस है और हाल ही में एक बड़ा इवेंट हुआ था चाइना के यूनान प्रोविंस में, जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के लीडर्स ने मिलकर मीटिंग की, एक तरीके का ट्राइलेटरल समिट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में जो नए लीडर आए हैं, मोहम्मद यूनुस, ये कुछ ज्यादा ही एक्टिव लग रहे हैं इंडिया के खिलाफ मूव्स में। शेख हसीना के टाइम पर इतना खुलकर नहीं होता था क्योंकि वो बैलेंस बनाकर चलती थी इंडिया और चाइना के बीच में, मगर अब तो जैसे खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। अब तुम बोलोगे तो क्या हुआ, इंडिया तो बड़ा देश है, इतनी जल्दी कैसे फर्क पड़ेगा? भाई फर्क पड़ता है और बहुत गहरा पड़ता है। देखो जब 3-4 पड़ोसी देश एक साथ ग्रुप बना लेते हैं और इसमें चाइना जैसा सुपर पावर हो तो उसका इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक इंपैक्ट बहुत होता है। ये ग्रुप इंडिया के खिलाफ कोई मिलिट्री अटैक तो नहीं करेगा पर डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली प्रेशर जरूर बनाएगा। अब देखो सार्क मतलब यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस ग्रुप की हालत तो वैसे ही कब की खराब है। कितने साल हो गए हैं इसका कोई ढंग का समिट नहीं हुआ। इंडिया भी इसे सीरियसली लेना छोड़ चुका है, चाइना को भी ये पता है, इसलिए वो अब न्यू सार्क विदाउट इंडिया टाइप कुछ बनाने का प्लान कर रहा है। और देखो पाकिस्तान तो हमेशा से चाइना की गोद में बैठा है, मगर अब बांग्लादेश भी धीरे धीरे वहां झुक रहा है। नेपाल में भी केपी ओली वापस आ गए हैं और ये बंदा तो खुलकर चाइना का फैन है। श्रीलंका भी थोड़ा न्यूट्रल है पर वहां हालात बदलते देर नहीं लगती। तो बात इतनी है कि चाइना धीरे धीरे इंडिया को रीजनल पिक्चर से साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है और इसमें उसे पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे साथियों की हेल्प भी मिल रही है। ये एक डेंजरस ट्रायंगल बनता जा रहा है इंडिया के लिए। अब भाई इंडिया को भी सोचना पड़ेगा, सिर्फ यूएन में भाषण देने से कुछ नहीं होगा। जैसे जयशंकर साहब कहते हैं, अगर आप इंडिया के खिलाफ मूव करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने का टाइम आ गया है। अब बात करते हैं असली गेम की। आखिर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये नया ग्रुप बना क्यों रहे हैं? मतलब सीधे सीधे बोले तो इनका मकसद है इंडिया को रीजनल लीडर बनने से रोकना। अब देखो चाइना की एक पुरानी आदत है हर जगह अपना इन्फ्लुएंस फैलाना। अफ्रीका में किया, साउथ चाइना सी में कर रहा है और अब उसकी नजर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया पहले से ही एक बड़ी पावर है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अब चाइना को लगता है कि अगर वो इंडिया को बाहर करके एक नया ब्लॉक बनाता है तो उसके पास एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक टूल होगा जिससे वो दुनिया भर में बोल सकेगा, देखो इंडिया तो अकेला है, रीजन में सब हमारे साथ हैं। अब तुम सोचोगे इससे होगा क्या? भाई इससे बहुत कुछ हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड डील्स में चाइना ज्यादा स्ट्रांग होकर एंट्री करेगा। यूएन जैसे फोरम्स पर चाइना बोलेगा कि साउथ एशिया में उसकी भी लीडरशिप है और इंडिया को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश होगी। अब देखो पाकिस्तान तो वैसे भी चाइना का पुराना यार है, अब बांग्लादेश और नेपाल को भी धीरे धीरे खींचा जा रहा है। ये ग्रुप अगर बन गया, चाइना प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश प्लस नेपाल, तो फिर ये मिनी एससीओ जैसा लगेगा मगर साउथ एशिया फोकस्ड। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि चाइना ये सब ऐसे टाइम पर कर रहा है जब अमेरिका थोड़ा कंफ्यूजन में है। डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप स्टाइल अलग है और इंडो पैसिफिक पॉलिसी थोड़ी स्लो लग रही है। ऐसे में चाइना को और खुला मैदान मिल गया है। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया को सिर्फ नॉन अलाइंड स्टाइल में रहना अब बहुत महंगा पड़ सकता है। इंडिया को अब ओपनली दिखाना पड़ेगा कि वो कौन से देशों के साथ है और कौन उसके खिलाफ है। और हाँ, जापान यहाँ एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। इंडिया जापान का मिलिट्री और टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन बहुत दमदार हो सकता है, पर उसके लिए इंडिया को कुछ पॉलिसी लेवल पर कदम उठाने होंगे। अब सोच के देखो, अगर इंडिया यही सोचता रहा कि यार हम तो सबके दोस्त हैं, तो फिर बाकी सब उसे गेम से बाहर कर देंगे और यही चाइना चाहता है। अगर चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले से ही एक लाइन में खड़े हो गए हैं और ऊपर से अगर नेपाल भी केपी ओली की लीडरशिप में इस ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है तो क्या होगा? अब देखो नेपाल की सिचुएशन तो तुम अच्छे से जानते हो। वहां जैसे ही केपी ओली आते हैं, चीन से नजदीकियां बढ़ जाती है और अगर चीन जरा भी पुश करे तो ओली बिना ज्यादा सोचे उस ब्लॉक का हिस्सा बन सकता है। मतलब नेपाल भी लुढ़क सकता है उस तरफ। और अगर श्रीलंका भी मान लो 1-2 साल बाद चाइना के किसी प्रोजेक्ट के बहाने इस ग्रुप के साथ आ गया, तो समझो कि इंडिया चारों तरफ से एक चाइना स्पॉन्सर्ड ग्रुप से घिर जाएगा।
और ये सिर्फ जियोग्राफिकली घेराबंदी नहीं होगी, ये होगी डिप्लोमेटिक सॉलिड ग्रुपिंग। मतलब इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया बोलेगा हम साउथ एशिया की आवाज हैं, और उधर चाइना खड़ा होगा 4-5 रीजनल कंट्रीज के साथ और बोलेगा हम भी साउथ एशिया हैं। क्लियर कट टक्कर। अब बात करते हैं इंडिया पर असर की। सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी का प्रेशर बढ़ेगा, चाहे नेपाल के साथ हो या बांग्लादेश के साथ, सीमाओं पर निगरानी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, ट्रेड और कनेक्टिविटी में दिक्कत आएगी। जैसे भारत बांग्लादेश के रास्ते नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होता है, वहां अगर माहौल बदला तो सीधे असर होगा। तीसरा, इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया की पोजीशन थोड़ी वीक होगी, क्योंकि जब हर बगल का देश बोलेगा हम चीन के साथ हैं, तो इंडिया की रीजनल लीडरशिप पर सवाल उठने लगेंगे। अब यार बात यह है कि इंडिया पर अभी भी टाइम है। अगर अब एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अपनाई जाए तो बहुत कुछ संभल सकता है। इंडिया को चाहिए कि नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों को इकोनॉमिकली और कल्चरली और ज्यादा टाइट से जोड़े। बांग्लादेश में चाहे जो भी सरकार हो, पीपल टू पीपल कनेक्शन और ट्रेड रिलेशन को मजबूत बनाना होगा। और सबसे जरूरी, इंडिया को अपनी इमेज बदलनी होगी। सिर्फ बिग ब्रदर नहीं, बल्कि बिग सपोर्टर बनना होगा रीजन के लिए। और हाँ, इंटरनली भी इंडिया को दिखाना होगा कि वो सॉफ्ट पावर के साथ साथ सख्त फैसले भी ले सकता है। वरना भाई ये जो डेविल ट्रायंगल बन रहा है ना, वो धीरे धीरे डेविल हेक्सागन भी बन सकता है। मतलब एक बात तो क्लियर है, चाइना धीरे धीरे अपने कार्ड्स खेल रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश धीरे धीरे उसके पाले में खींचे जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इंडिया अब कैसे जवाब दे। सिर्फ हम चुप हैं और सब देख रहे हैं वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी। अब इंडिया को खुलकर जवाब देना होगा, डिप्लोमेसी से भी और स्ट्रेटेजी से भी। चलो पॉइंट वाइज समझते हैं कि इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला, पड़ोसी पहले मगर स्मार्टली। इंडिया को अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अब एक्चुअल एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, सबको सिर्फ मीठी बातें नहीं, रियल प्रोजेक्ट्स, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल ट्रेड बेनिफिट्स देने होंगे। जो खाली जगह चाइना भर रहा है, वो इंडिया को अब पहले से भरनी होगी। दूसरा, सॉफ्ट पावर प्लस स्ट्रॉन्ग एक्शन कॉम्बो। अब सिर्फ योगा डे या बॉलीवुड वाली सॉफ्ट पावर नहीं चलेगी। इंडिया को दिखाना पड़ेगा कि अगर कोई देश ओवरली चाइना की तरफ झुकता है तो उसकी कीमत भी होगी। मतलब बांग्लादेश जैसे देशों को क्लियर मैसेज देना होगा, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर तुम खुलेआम चाइना की गोद में बैठोगे तो हमें भी अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। तीसरा, स्ट्रेटेजिक दोस्ती जापान, वियतनाम और फ्रांस से। इंडिया को अब सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जापान के साथ मिलिट्री और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बढ़ाओ, वियतनाम को मजबूत करो, फ्रांस के साथ इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन बढ़ाओ। एक नया रीजनल ब्लॉक इंडिया भी बन सकता है, जहां ये देश साथ खड़े हों और चाइना के प्लान का जवाब बने। चौथा, सार्क को रिबूट करो या एससीओ को बैलेंस करो। सार्क का पूरी तरीके से बेकार हो चुका है, तो इंडिया चाहे तो बिम्स्टेक को और स्ट्रॉन्ग बनाए या फिर एक नया साउथ एशिया प्लस इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क लेकर आए, जिसमें इंडिया, जापान, श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हो। पांचवा, जनता को जोड़ो, पब्लिक डिप्लोमेसी बढ़ाओ। याद रखो, हर देश में सरकार से ज्यादा पावरफुल होती है उसकी जनता। तो इंडिया को बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों की यंग पॉपुलेशन के साथ कल्चरल प्रोग्राम्स, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, एक्सचेंज प्रोग्राम चलाने चाहिए। लोग अगर इंडिया के साथ जुड़ गए तो सरकारें भी सोच समझकर फैसले लेगी। तो एंड में बात यह है कि इंडिया को अब बहुत सर्जिकल और स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। हर बार हम रिएक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं चलेगा। अब टाइम है रिस्पॉन्ड करने का, क्योंकि अगर इंडिया ने अभी भी साइलेंस रखा तो कल ये डेविल ट्रायंगल एक पूरा साउथ एशियन चाइना क्लब बन जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगा कि कुछ नया सीखा तो एक लाइक ठोको, शेयर करो ताकि बाकी लोग भी समझे कि रीजन में क्या गेम चल रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ, अगली बार और भी तगड़ी अपडेट लाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।